में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते हैं और वीकेंड पर मैं आपको वीकली पीडीएफ भी इसका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में रहे। नागालैंड आज गहन मिशन इंद्रधनुष यानी IMI 5.0, देखिए इसका अर्थ क्या होगा, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। और ये मिशन इंद्रधनुष आप सभी को पता होगा किससे संबंधित है, ये वैक्सीनेशन या टीकाकरण से संबंधित है। तो अब देखेंगे इसके बारे में। टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत करेगा। IMI 5.0 का उद्देश्य 5 वर्ष के सभी बच्चों को छूटी हुई खुराक की पहचान करना, उन्हें यूविन पर पंजीकृत करना, जो कि एक आपको पता है कोविन की तरह एक प्लेटफॉर्म है, और विशेष रूप से आयोजित IMI सत्रों में या सेशंस में उनका टीकाकरण करना है। यानी जो बच्चे छूट गए हैं उनका टीकाकरण करना, जो उनकी कौन सी खुराक छूटी है, यानी इसमें क्योंकि कई सारे अलग अलग टीके दिए जाते हैं, वैक्सीन दिए जाते हैं एज के अनुसार, तो कौन से टीका उनका छूट गया है, क्या उनको वो दिया जा सकता है, उसकी पहचान करना। जिन बच्चों का सबका डेटा कंपाइल कर कर उन्हें यूविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करना, ये इसका काम है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, ये टीकाकरण या वैक्सीनेशन से संबंधित है। अगला देखते हैं। कंबोडियाई नरेश नोरोडोम सिहामोनी ने एक शाही फरमान जारी करके बताया कि संसद के 7वें जनादेश के लिए डॉक्टर हुन मैनेट को साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, डॉक्टर हुन मैनेट। मैंने आपको देखिए पहले दिखाया था, इसका मैंने फोटो अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि किन्होंने अपना पद छोड़ दिया, यानी किनकी जगह इनको जगह मिली है, हुन सैन। ठीक है, हुन सैन की जगह इन्हें जगह मिली है और डॉक्टर हुन मैनेट हुन सैन के ही सबसे बड़े बेटे हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो कंबोडिया जरूर याद रखिएगा। बात करें कंबोडिया की, तो कंबोडिया की कैपिटल क्या है, नॉम फे। नॉम फे यहाँ की कैपिटल है। अब बात करें कंबोडिया की करेंसी की, तो कंबोडियन रियाल यहाँ की करेंसी है, इसको याद रखिएगा। वैसे तो यहाँ पर खिमर भाषा काफी इंपॉर्टेंट है, KHMER, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच भी काफी ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का एक नेशन है, यानी आपका दक्षिण पूर्वी एशिया का एक नेशन है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर हम मैप में कंबोडिया को देखें तो वो भी हम देख लेते हैं, तो ज्यादा हमें बेहतर उसकी पोजीशन समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका कंबोडिया। मैं आपको कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका देखिए कंबोडिया है। ठीक है, ये रही इसकी राजधानी फिनोम फे। इधर आपका थाईलैंड है, ये आपका लाओस है, इधर से आपका वियतनाम आता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। इसके नीचे ठीक क्या है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है। ठीक है, तो आपका थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से ये बॉर्डर करता है। आगे चलते हैं, और इसके पूर्व में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साउथ चाइना सी भी दिखाई देगा। आगे, पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी और प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नैमिषारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत विकास स्थलों के रूप में चिन्हित किया है। तो ये यूपी की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सरकार के द्वारा आपको पता है 2014-15 में स्वदेश दर्शन स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें हम थीम बेस्ड सर्किट, यानी जैसे रामायण सर्किट है तो उसमें नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वहां पर हमने रामायण सर्किट डेवलप किया, बुद्ध सर्किट, मतलब एक थीम के ऊपर हमने अलग अलग टूरिस्ट सर्किट डेवलप किए हैं। तो उसी के तहत अब प्रयागराज और नैमिषारण्य को इसमें शामिल किया गया है। सरकार ने देश में थीम आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी और उत्तर प्रदेश में पहचाने गए विषयगत सर्किट की 8 परियोजनाएं हैं। तो लगभग 8 अलग अलग परियोजनाएं इस स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में चल रही है और प्रयागराज और नैमिषारण्य अब इसमें ऐड किया गया है। बात करें तो नैमिषारण्य से प्रश्न बन जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एक हमारा हिस्टोरिकल साइट है, ऐतिहासिक साइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पहली बात तो ये कहाँ पर है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। देखिए ऐसा माना जाता है, ये पौराणिक लिटरेचर में दोनों जगह इसका मेंशन है, जो पौराणिक हमारे टेक्स्ट हैं, और रामायण महाभारत में भी हमें इसका जिक्र मिलता है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो आप मानते हैं कि पुराणों को सबसे पहले यहीं पर नरेट किया गया था, बोला गया था एक बहुत बड़ी सेजेस या संतों की असेंबली के सामने, इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा इसका कल्चरल या सांस्कृतिक महत्ता भी इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा सीतापुर में है, उत्तर प्रदेश के। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स ने देश भर में
बाल देखभाल संस्थानों, देखिए CCI की फुल फॉर्म क्या होती है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। जो आपके बाल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं, बच्चों का देखभाल करने वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनकी निरीक्षण प्रक्रिया के लिए यानी उनके इंस्पेक्शन के लिए वास्तविक समय पर निगरानी के लिए MASI एप्लीकेशन विकसित किया है, मासी। और मासी का मतलब क्या है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, यानी एक सतत इंस्पेक्शन के लिए, लगातार इंस्पेक्शन के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो हो सकता है आपसे मासी ऐप की फुल फॉर्म भी पूछ ले। और किसने इसको लॉन्च किया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL ने ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में यानी हाइड्रोजन वैल्यू चेन में डेरिवेटिव में संभावित सहयोग के अवसर के लिए ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार आपको पता है ग्रीन हाइड्रोजन पर काफी ज्यादा काम कर रही है, तो उसी के तहत एक ये पैक्ट साइन हुआ है। इसके अलावा हालिया कुछ और MOU यानी समझौता ज्ञापन साइन किए गए हैं, उनको देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए डोर्नियर विमान को अपग्रेड करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। GE एरोस्पेस ने लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए HAL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसानों को सशक्त बनाने के लिए ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अमेजॉन किसान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NHPC यानी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो कुछ ये अभी MOUs चर्चा में थे। आगे चलते हैं, ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चीन के साइबर स्पेस वॉचडॉग ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन फोन के उपयोग को दिन में 2 घंटे से अधिक सीमित करने की योजना बनाई है। यानी छोटे बच्चों को जो मोबाइल फोन की लत लग रही है, उसके लिए इन्होंने कहा है कि दिन में मात्र 2 घंटे से ज्यादा इन्हें फोन ना दिया जाए। और प्रतिबंधों को सक्षम करने के लिए सभी तकनीकी कंपनियों को माइनर मोड शुरू करने की आवश्यकता है। तो देखिए माइनर मोड मतलब जो 18 साल से कम के लोग होते हैं, या जो चाइना में जो भी जिसको भी माइनर माना जाएगा, उसके लिए जो टेक्निकल कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन्स बनाती हैं, इसके लिए एक फोन में माइनर मोड डालने की बात की है। जैसे आप मान सकते हैं कि माइनर मोड अगर पेरेंट्स ऑन करेंगे तो जैसे ही फोन को 2 घंटे हो जाएंगे तो एक तरह से उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ दिन की लिमिट इनकी पूरी हो गई। तो अच्छा स्टेप है, देखते हैं क्या होता है। केंद्र सरकार ने विवेक जौहरी की सेवानिवृत्ति के बाद संजय कुमार अग्रवाल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये इंपॉर्टेंट एक नियुक्ति है। इसके अलावा कुछ हालिया नियुक्ति और जो रही, क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष। तो देखिए क्वालकॉम क्या है, क्वालकॉम मोबाइल फोन के चिपसेट्स बनाती है यानी प्रोसेसर्स वगैरह बनाती है। तो सवी सोइन जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है, राजेन वागड़िया की जगह इनको बनाया गया है। सैन्य नर्स सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक किनको बनाया गया है, अमिता रानी जी को बनाया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के निदेशक कौन बने हैं, प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरन जी बने हैं। और जलवायु परिवर्तन पर, ये इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज IPCC के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्की, जो कि कहाँ के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। अगला 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को पूरे देश में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए इसी दिन 1905 में कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो देखिए आपको पता है 16 अक्टूबर 1905 को वैसे तो बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन उसका जो डिक्लेरेशन था, उसका जो एक तरह से घोषणा थी वो पहले कर दी गई थी। तो इससे बंगाल में काफी ज्यादा रोष उत्पन्न हो गया था। उस समय आपको पता है बंगाल जो था भारत का एक तरह से नर्व सेंटर माना जाता था और बहुत बड़ा एक प्रोविंस भी था। उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब आपके बंगाल में ही आते थे। तो वहां पर आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह, ठीक है, इस तरह के और भी वहां पर बहुत सारे लीडर थे। तो उसी की याद में हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या हैंडलूम डे मनाते हैं। इन्होंने विदेशी जो कपड़ा था उसका बहिष्कार करना शुरू किया, स्वदेशी कपड़े को अपनाना शुरू किया। तो इस तरीके की चीजें उस समय हुई थी। असम सरकार ने बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैडमिंटन के लिए कहां बनाया जाएगा, असम सरकार ने इसके साथ टाई अप किया है। अभिनेता अभिनेत्री है वैसे तो ये मृणाल ठाकुर जी, माफ कीजिएगा इसका अभिनेत्री यहाँ पर इसको कर लीजिए, ठीक है। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न यानी IFFM में डाइवर्सिटी इन इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले कुछ दिन पहले अभी
कुछ ऐसे ही अवार्ड फंक्शन में कार्तिक आर्यन जी को भी सम्मानित किया गया था, तो इनको याद रखिएगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने आकाश आकाश क्या है आपकी, आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी पहली रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी आरएफ सीकर अगली पीढ़ी की हथियार प्रणाली रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ को सौंप दी है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश जो मिसाइल प्रणाली है उसमें एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर आपका लगता है, तो वो टेक्नोलॉजी इन्होंने डीआरडीओ को सौंप दी। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अभी नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, मैंने आपको बताया था ए माधव राव जी, इसको भी याद रखिएगा। मालाबार नदी उत्सव का 9वां संस्करण, तो ये 9th एडिशन है मालाबार नदी उत्सव का, केरल के कोझिकोड में तुषारागिरी में शुरू हुआ, तो उसको भी हमें याद रखना है। मालाबार से वैसे आप समझ जाएंगे। कवि राजनायक अभय के ने पुरानी दिल्ली के कथिका सांस्कृतिक केंद्र में अपनी नई किताब मॉनसून लॉन्च किया, तो मॉनसून किसकी किताब है, अभय के जी की। इसके अलावा कुछ और रिसेंट बुक्स चर्चा में रही, मैंने देखिए जानबूझ के इंग्लिश में ही डाला है क्योंकि हिंदी में बहुत कम ही पूछता है, ऐसे ही आपसे नाम एज इट इज पूछता है। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, तो किसने लिखी है ये, डॉक्टर नजमा मराई कयार जी ने और डॉक्टर वाई एस राजन जी के द्वारा। तमिल से ये इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है, तो और अगर आप इसका तमिल वर्जन देखेंगे तो उसका नाम क्या है, निनाई वुगलाक्कू मरान बिलाई, ठीक है, ये इसका और इसको अमित शाह ने लॉन्च किया था, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राग प्रकाश किसने लिखी है, ओम प्रकाश कौल जी के द्वारा लिखी गई है और हिमाचल प्रदेश के सीएम जो सुक्खू जी हैं उसके द्वारा ये लॉन्च की गई। एज द व्हील टर्न्स ये रंजीत प्रताप जी की बुक है और इसको रिलीज किसने किया है, एम वेंकैया नायडू जी ने। अ फूल्स जर्नी ये किसकी किताब है, सारिका भारद्वाज जी की, ठीक है, तो ये किताबें भी चर्चा में, इनको याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कहे जाने वाले ब्राजील के जॉस पॉलिनो गोम्स का 127 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है, तो उसको इनका नाम याद रखिएगा। जॉस पॉलिनो गोम्स कहाँ के हैं, ब्राजील के हैं और दुनिया के सबसे अभी तक के ओल्डेस्ट व्यक्ति माने जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के दबाव को झेलने के लिए बायर द्वारा, तो देखिए बायर मेंसेंटो या बायर जो है ये कंपनी है जो आपके बीज वगैरह सीड वगैरह बनाती है जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो इनके द्वारा एक स्मार्ट कॉर्न यानी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का जीएम मक्का इनके द्वारा डेवलप किया गया है नया, नामक एक नया आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जीएमओ, जिसको इंग्लिश में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, मक्का विकसित किया है। तो आपसे पूछ सकता है किसने विकसित किया है, बेयर के द्वारा विकसित किया गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी बीएनएचएस के शोधकर्ताओं ने असम राज्य चिड़ियाघर गुवाहाटी में भारत में हिमालयी गिद्ध यानी जिप्स हिमालयंसिस ने सफल वृद्धि प्रजनन का पहला उदाहरण दर्ज किया है। तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोला जाता है कैप्टिव ब्रीडिंग। देखिए एक तो होती है जंगल में ब्रीडिंग, जब जो जानवर होते हैं वो जंगल में ओपन में एकदम नेचुरल तरीके से ब्रीडिंग करते हैं, प्रजनन करते हैं, उसे ओपन ब्रीडिंग बोला जाता है। लेकिन जब आपका संख्या कम होने लगती है, उनकी किसी कारण से उनकी मौत होने लगती है, तो सरकार क्या करती है, इनके कंजर्वेशन के लिए अगर इनकी संख्या गिर रही होती है तो उनको एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ब्रीडिंग कराती है, जहां पर उसको वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं। तो कंटिन्यूअसली मॉनिटर यहाँ पर चिड़ियाघर में इनको किया गया और हिमालय गिद्ध का कैप्टिव ब्रीडिंग का पहला उदाहरण अभी हाल ही में हुआ है। तो ये काफी एक अच्छा स्टेप है, इससे गिद्धों की संख्या को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ताइवान की प्रमुख कंपनी और एप्पल फोन निर्माता फॉक्सकॉन मोबाइल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फॉक्सकॉन मोबाइल घटकों के निर्माण के लिए तमिलनाडु में एक नई फैक्ट्री में 1600 करोड़ रुपए का निवेश करके तमिलनाडु में अपने परिचालन का विस्तार करेगी और बढ़ाएगी, ठीक है। तो फॉक्सकॉन तमिलनाडु में 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर और इसको बढ़ाने की सोच रही है। अब देखते हैं अगला। राजस्थान सरकार ने हाल ही में शासन में सुधार और प्रशासनिक कार्यों के विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब राजस्थान में देखिए आपके टोटल हो गए हैं 50 जिले, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और टोटल कितने संभाग हो गए हैं, 10 इसमें संभाग हो गए हैं। पहले इसमें 33 जिले थे और 7 संभाग थे। तो अभी आपसे सीधे पूछेगा हाल ही में राजस्थान में टोटल कितने जिले हो गए, तो 50 जिले हो गए हैं और 10 इसमें संभाग हो गए। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने वाले 18वें देश के रूप में इराक को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। तो 18वां इराक ऐसा देश बन गया है जिसने ट्रैकोमा को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। आखिर ट्रैकोमा होता क्या है, तो ये एक आंख से संबंधित एक संक्रमण है, नीचे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। यह एक संक्रामक जीवाणु नेत्र संक्रमण है, यानी बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया से होता है, जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, ये इसका नाम है बैक्टीरिया का। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण होता है। यह मुख्य रूप से आंख की सतह और पलक के अंदर को प्रभावित करता है। तो इसको पूरा इरेडिकेट कर दिया है, हटा दिया है किसने, इराक ने।
FAO राइस प्राइस इंडेक्स, तो देखिए पहली बात तो यही आप सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल राइस प्राइस इंडेक्स यानी चावल का जो प्राइस इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और जुलाई में औसतन ये 129.7 अंक पर पहुंच गया। और क्यों मैंने डाला है आप देखेंगे, जो सितंबर 2011 के बाद से उच्चतम स्तर है, यानी 2011 के बाद से ये सबसे ज्यादा इसमें रैंकिंग इसकी पहुंची है, यानी बहुत ज्यादा रेट इसके बढ़ रहे हैं। तो पहले याद रखिएगा कौन जारी करता है? ऑल राइस प्राइस इंडेक्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो चर्चा में रहे। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुन मैनेट को नियुक्त किया गया है। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जिस दिन आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है उसी दिन नेशनल जेवलिन डे या भाला फेंक दिवस होता है। भाला फेंक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक प्रतियोगिता। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? लगभग 508 रेलवे स्टेशनों का। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी विश्व चैंपियन बनी है? तो अदिति स्वामी जी, हमने कल भी देखा था। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी को राहत मिली है और इसमें मैक्सिमम सेंटेंस देने को उन्हें मना कर दिया है और इनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। और आज ये संसद को एड्रेस भी करेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो प्रार्थना थोम्बारे जी ने ये खिताब जीता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? टोटल 508 है, उत्तर प्रदेश के 55 इसमें शामिल है। नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? या हथकरघा दिवस, वही जिस दिन आपका भाला फेंक दिवस होता है, 7 अगस्त को। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसमें इसका 9th एडिशन था, याद रखिएगा, नवा संस्करण था और नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे सारे आज के करंट अफेयर्स थे। आज काफी ज्यादा न्यूज थी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और जो मैप मैंने लगाया था वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ऐसा ही सेशन चाहते हैं तो प्लीज हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।